नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की शक्ल बदल दी, बल्कि पूरे के पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक काल की, जब जंगलों के प्रबंधन और वनवासियों की जिंदगी में ऐसे बड़े बदलाव आए जिन्होंने एक गहरे संघर्ष और बड़े विद्रोहों की नींव रखी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ नीतियों ने एक पूरे इकोसिस्टम को ही पलट कर रख दिया। ठीक है, तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा रोड मैप बहुत ही सीधा है। पहला, वनों का व्यावसायिक दोहन। दूसरा, वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत। तीसरा, वनवासियों की आजीविका पर आया संकट। और अंत में हम देखेंगे 1910 का ऐतिहासिक बस्तर विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वनों का व्यावसायिक दोहन। जरा 19वीं सदी के उस दौर की कल्पना कीजिए जब दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही थी। औपनिवेशिक शासकों के अंदर उस समय संसाधनों को लेकर एक अजीब सी भूख थी। सच कहूं तो जो जंगल आज हमें जैव विविधता के खजाने लगते हैं ना, अंग्रेजों की नज़र में वो महज एक अनुत्पादक और वीरान जगत है। उनका सीधा सा गणित था, इन जंगलों को साफ करो, खेती करो और राज्य की आमदनी बढ़ाओ। यूरोप के बढ़ते शहरों का पेट भरने और फैक्ट्रियों को कच्चा माल देने के लिए पटसन, गन्ना और कपास जैसी कमर्शियल फसलों को भारी बढ़ावा दिया गया। और हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक यानी बलूत के जंगल खत्म होने लगे थे। अब ब्रिटिश शाही नौसेना के जहाज़ों को बनाने के लिए मजबूत लकड़ी कहाँ से आए? उनकी नज़र सीधे भारत के जंगलों पर पड़ी। और इसके बाद एक ऐसी चीज आई जिसने इस विनाश की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। वो था रेलवे का विस्तार। अब सोचिए, रेल के इंजनों में ईंधन के लिए और पटरियों को जोड़े रखने वाले लकड़ी के स्लीपर बनाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ स्लीपर बनाने के लिए हजारों लाखों पेड़ों को बेरहमी से काट डाला गया। जहां जहां रेलवे लाइनें बिछती गईं, जंगल के जंगल साफ होते चले गए। और इस भारी तबाही ने जन्म दिया एक नए तरह के वन प्रबंधन को, जो हमें लाता है हमारे दूसरे बिंदु पर, वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत। जंगलों को ऐसे गायब होते देख ब्रिटिश सरकार ने एक जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस को भारत बुलाया। ब्रैंडिस बने भारत के पहले वन महानिरीक्षक। उन्होंने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और एक नया सिस्टम लागू किया जिसे वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। अब ये क्या था? इसमें सदियों से पनप रहे अलग अलग पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों को काटकर साफ कर दिया गया और उनकी जगह पर सिर्फ सागौन या साल जैसे कमर्शियल पेड़ एकदम सीधी कतारों में लगा दिए गए। मतलब प्राकृतिक विविधता गई भाड़ में, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की लकड़ी और एक रूपता से मतलब था। और ये तस्वीर इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। टस्कनी के इस चिनार के जंगल को देखिए। जरा ध्यान दें कि ये पेड़ कितनी सीधी लाइनों में और बिल्कुल एक जैसी ऊंचाई के हैं। क्या एक असली जंगल ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक जंगल तो घने और थोड़े अव्यवस्थित होते हैं। लेकिन इन जंगलों का मकसद इकोसिस्टम को बचाना नहीं था, बल्कि किसी फैक्ट्री की तरह सिर्फ लकड़ी का उत्पादन करना था। अब इस पूरे सिस्टम को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया 1878 का वन अधिनियम। इसने जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन। जो सबसे बेहतरीन जंगल थे उन्हें आरक्षित यानी रिजर्व्ड घोषित कर दिया गया। और यहीं से शुरू हुई असली परेशानी। ग्रामीणों और आदिवासियों का इन आरक्षित वनों में जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया। सोचिए, जहां वो पीढ़ियों से रह रहे थे, अब वो अपने घर की मरम्मत या खाना पकाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं ले सकते थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? हमारा तीसरा भाग, वनवासियों की आजीविका का संकट। इन कानूनों की एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत चुकाई गई। इन नियमों से पहले की जिंदगी की कल्पना कीजिए। कांगड़ा के गुज्जर समुदाय का ही उदाहरण ले लीजिए। अपने पशुओं के साथ जंगलों में आज़ादी से घूमना, दूध घी बेचना, प्रकृति के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर जीना। लेकिन नए कानूनों ने उनकी इस आज़ादी पर ब्रेक लगा दिया। कंदमूल इकट्ठा करना, शिकार करना, जानवर चराना, यहाँ तक कि घुमंतू खेती यानी झूम खेती करना भी अचानक से गैर कानूनी हो गया। दरअसल अंग्रेजों को लगता था कि ये घुमंतू खेती जंगलों के लिए खतरा है और इससे लगान वसूलने में भी दिक्कत आती है। अब आप ही सोचिए, जब आपके रोजगार के सारे पारंपरिक तरीके ही इलीगल कर दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? इन समुदायों को उनके ही जंगलों से बाहर निकाल फेंका गया। वन व्यापार पर सरकार का पूरा कब्जा हो गया।
बेघर और बेरोजगार होने के बाद झारखंड के संथाल और उरांव या फिर छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासियों को मजबूरन बहुत दूर असम के चाय बागानों में काम करने के लिए जाना पड़ा। और वहां हालात कैसे थे? मजदूरी ना के बराबर, काम की परिस्थितियां बेहद खराब, और एक बार आप वहां चले गए तो घर वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही थी। और आखिरकार हताशा का ये उबलता हुआ लावा एक बड़े विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। हमारा चौथा और आखिरी भाग, 1910 का बस्तर विद्रोह। वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर हमेशा से आदिवासी संस्कृति का गढ़ रहा है। 1905 में अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा, बस्तर के 2/3 जंगलों को आरक्षित कर दो, घुमंतू खेती बंद करो और वन उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगा दो। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। इन दमघोटू नीतियों ने कांगेर वन के धुरवा समुदाय को बगावत पर उतार दिया, और इसी दौरान नेथानार गांव के गुंडाधूर जैसे नायक उभरकर सामने आए। चलिए देखते हैं कि ये विद्रोह कितना संगठित था। 1910 में बाजारों और त्योहारों के बहाने गुप्त सभाएं होने लगी। इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही कमाल का था। गांव-गांव में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, लाल मिर्च और तीर भेजे जाने लगे। ये कोई आम चीजें नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का एक खुला ऐलान था। फिर शुरू हुई सीधी कार्रवाई। बाजार लूटे गए, जब्त किया हुआ अनाज वापस बांटा गया, और पुलिस थानों से लेकर स्कूलों और अधिकारियों के घरों तक, यानी अंग्रेजी सत्ता के हर प्रतीक पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। उस वक्त क्या अफरा तफरी मची हो भी, इसका अंदाजा एक चश्मदीद मिशनरी विलियम वार्ड के इन शब्दों से लगता है। उन्होंने लिखा था, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर चला आ रहा था। ये लाइनें चीख चीख कर बता रही हैं कि आदिवासियों के इस अचानक और जबरदस्त हमले ने पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था की जड़ें कैसे हिलाकर रख दी थीं। दहशत का माहौल था। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है। आखिरकार 1980 के दशक तक आते आते दुनिया भर की सरकारों को ये समझ आ ही गया कि स्थानीय लोगों को बाहर रखकर जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन आज के लिए मेरा सवाल आपसे ये है, जब प्रकृति को उसके जीवों के बजाय सिर्फ एक संसाधन या पैसे कमाने की मशीन मान लिया जाता है, तो इसकी सबसे भारी कीमत उन समुदायों को ही क्यों चुकानी पड़ती है जो इसे अपना घर मानते हैं? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना।